नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहली बात अपन बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी सेवाएं हैं और कौन कौन से पद शामिल किए गए हैं। काफ़ी कुछ परिवर्तन इसमें आपको देखने को मिलेगा। अभी सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है, चूँकि इसकी एग्ज़ाम डेट भी नज़दीक है, एग्ज़ाम डेट भी इसमें दी गई है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है, तो उन सबको लेकर हम चर्चाएं करेंगे। एक तो राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ जो सेवाएं हैं उसमें एक भर्ती आती है, एक पद आता है, एक पोस्ट आती है जिसका नाम है प्लाटून कमांडर। तो प्लाटून कमांडर की जो भर्ती है ये पहले आरपीएससी के द्वारा ली जाती थी। हेमू वर्मा, वेरी गुड इवनिंग। तो ये पहले आरपीएससी के द्वारा ली जाती थी, अब ये आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा ली जाएगी। एक राजस्थान अभियांत्रिक अधीनस्थ सिंचाई सेवा और इसके अंतर्गत राजस्व विभाग में 2 पोस्ट है, एक तो जिलेदार की और एक है पटवारी की। जिलेदार की जो पोस्ट है ये काफ़ी अच्छी है भाई, ये शायद आप नाम पहली बार सुन रहे होंगे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। कमी क्रिएटिव, नमस्ते जी। हेमू वर्मा, हाँ भाई। अगली पोस्ट की बात करते हैं, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा जो अकाउंटिंग में है उसमें जेआरए की जो भर्ती है, कनिष्ठ लेखाकार, टीआरए जेआरए, ये भर्ती इसी में शामिल है ग्रेजुएशन लेवल में। यानी पहले आपको सीईटी क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। एक राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, इसके अंदर पर्यवेक्षक की जो महिला अधिकारिता में होती है सुपरवाइजर की भर्ती, वो भी इसी में शामिल है। एक जेल जो विभाग है कारागार अधीनस्थ सेवा, इसमें भी पर्यवेक्षक की, सुपरवाइजर की। एक राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की भर्ती भी शामिल है। राजस्थान राजस्व भू प्रबंधन में पटवारी की भर्ती शामिल है। एक ये पंचायती राज की जो वीडियो की भर्ती है ना, इसको भी शामिल कर लिया है, ध्यान रखना वीडियो का चयन भी अभी इसी के द्वारा होगा। कृषि विपणन बोर्ड में कनिष्ठ लेखाकार है। तो कुल मिलाकर ये 11 डिपार्टमेंट की टोटल 12 भर्तियां हैं जो इसमें शामिल की गई। ये आपको ध्यान रखना है कि आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए सीईटी कितने मायने रखती है ये आपको पता होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। साथ में हम इसकी बात करते हैं कि इसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, कौन कौन से दिशा निर्देश हैं। ये स्नातक स्तर है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको ये ध्यान रखना है, एक ओटीआर सिस्टम बना हुआ है। ओटीआर आई थिंक मुझे लगता है कि सब बच्चे जानते होंगे, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर सिस्टम बना हुआ है। तो ओटीआर में एक बार फीस जमा होगी और उसके बाद में आप वो फॉर्म एप्लीकेबल कर सकते हो किसी भी सीएससी के माध्यम से, और या फिर सिटीजन ऐप में G2C सेवा उपलब्ध है। वहाँ एक ऐप आता है SSO-ID पर, आपको पता होगा, उसका नाम है रिक्रूटमेंट पोर्टल। आप उस पर जाए, क्लिक करें अपने मोबाइल से, आपको वहाँ जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई नाउ का बटन वहाँ मिलेगा और आप वहाँ से भी कर सकते हो। इंद्र प्रकाश जी, राधे राधे जी। साथ में हम बात करते हैं ओटीआर के बाद में यहाँ एक नया सिस्टम चालू किया गया है। वो क्या किया गया है कि वन टाइम प्रक्रिया सावधानी से भरे। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा में ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अभ्यर्थियों की लाइव फोटो खींचकर दर्ज किए जाने एवं अभ्यर्थियों की स्वयं की हस्तलिपि का नमूना अपलोड करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। ध्यान रखना, अब की बार फॉर्म भरते समय आपसे लाइव फोटो अपलोड होगी आपकी उसी टाइम, एज ए टाइम। वेब कैम से भी हो सकती है, आप अगर मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म कर रहे हो तो आपके खुद के कैमरे से भी हो सकती है। सेकंड बात यह है कि आपका जो सिग्नेचर है ना वो भी वहाँ अपलोड होगा। और पहले सिग्नेचर क्या हम पुराने किसी पर करके पेज पर दे देते थे, ऐसा नहीं होगा, आपको वहाँ लाइव सिग्नेचर करना होगा। यदि अभ्यर्थी का पूर्व में ओटीआर बना हुआ है तो उसे ओटीआर अपडेट करना होगा। ये भी ध्यान रखना, ओटीआर अगर है तो वहाँ अपडेट कर ले। ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ करेगा तो सिस्टम सर्वप्रथम ओटीआर वन टाइम रजिस्टर स्क्रीन पर लेकर जाएगा और ओटीआर की ई-केवाईसी सेक्शन में लाइव फोटो के अंतर्गत एक ऑप्शन मिलेगा, टेक फोटो, वहां बटन मिलेगा और वह कंप्यूटर पर लगे कैमरे या स्वयं की लाइव फोटो ले सकेगा। अभ्यर्थी को टेक फोटो का बटन दबाकर उस कैमरे के सामने इस प्रकार सीधा बैठना होगा कि उसका अधिक से अधिक चेहरा फोटो में आए। आंखों की पलकों को झपकाना होगा, तब कंप्यूटर स्वतः ही फोटो कैप्चर कर लेगा। सिस्टम देखो कितना खतरनाक बना दिया, सिस्टम ये बना दिया
कि आप कंप्यूटर के सामने बैठोगे, आपको पलक झपकानी है और ऑटोमेटिक कैप्चर होगी फोटो, ताकि जो ये होता है ना फर्जीवाड़ा होता है उसको रोकने के लिए किया गया है। हालांकि ये सिस्टम ठीक है, परंतु लाइव फोटो या हस्तलिपि नमूने को एक बार सबमिट ई-केवाईसी करने के बाद उसे नहीं बदला जा सकेगा। हैंड रिटन हस्ताक्षर जो होगा उसका सैंपल फाइल का लिंक मिलेगा। इस लिंक को क्लिक कर अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा निर्धारित हस्तलिपि नमूने का निर्धारित प्रारूप डाउनलोड करना होगा और इसमें लिखे निर्देशों के अनुसार हस्तलिपि में भरकर SSO ID OTR नंबर भरकर हस्ताक्षर करने होंगे। हस्ताक्षर का एक फॉर्म अलग से मिलेगा भाई। आधार कार्ड भी सत्यापन इसमें करवाना होगा आपको। ये कुछ OTR के नियम थे। SSO ID से ऑनलाइन होगा। आपको यदि किसी में दिक्कत आ रही है तो आप संबंधित नंबर दिए गए हैं, रिक्रूटमेंट पोर्टल की हेल्प डेस्क मेल भी मिलेगी, आप वहां पर संपर्क भी कर सकते हो। और क्या है इसमें विभागों के पदों के नाम और विवरण इस प्रकार से हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिए कि 11 विभाग हैं, उसके कुल 12 पदों को इसमें शामिल किया गया है। और रिजर्वेशन वगैरह की भी हम इसमें बात करेंगे कि महिलाओं के लिए रिक्तियों का जो आरक्षण है, महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत है भाई, इसमें भी महिलाओं के लिए 30% है, यह आपको ध्यान रखना होगा। और रिजर्वेशन जो है वो नियमानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी सबको नियमानुसार आरक्षण दिया हुआ है, जिसमें आगे यहाँ लिखा हुआ है। विधवा वगैरह के लिए भी इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप डिटेल में उस वैकेंसी को सर अब OTR दोबारा होगा, बिल्कुल करना होगा, अपडेट करना होगा, दोबारा तो नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12 जिले के जो लोग हैं उनके लिए अलग से बातें यहाँ की गई है। उनको जो लोग वहाँ से संबंध रखते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी आप देख सकते हो। सबके लिए ये योग्यताएं दी है। एक अपन बात करेंगे साहब, दिव्यांगजन जो लोग हैं उनको B है, LV है, HI है, LD CP है, इन सब के लिए कैटेगरीज बनाई गई है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक और उसके समतुल्य होनी चाहिए और ये डेट 23/5/2022 से 13/10/2022 के अनुसार होनी चाहिए। डिग्री भी CET में उल्लेखित पदों के भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित है, जैसा कि नियम दिए गए। और अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष निर्देश क्या है, तो ये TSB एरिया के लिए है। आगे अगर हम बात करें तो एक हम देखेंगे कि राजस्थान में जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष की है, कम से कम 18 वर्ष, अधिक से अधिक 40 वर्ष। बांग्लादेश वगैरह इसमें दी हुई है, उससे अपन को मतलब नहीं है। अच्छा, पंजीयन शुल्क जो है ये OTR रजिस्ट्रेशन केंद्र CSC केंद्र पर भी करवा सकते हो और आपके ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप फीस जमा करा सकते हो। 9 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे, 7/9/2024 को रात्रि 23:59 यानी 11:59 तक ये आप काम कर सकते हो। उसके उपरांत ऑटोमेटिक लिंक जो है इसका वो निष्क्रिय हो जाएगा, तो आप अंतिम डेट का इंतजार किए बिना ये काम कर सकते हो, ध्यान रखना। साथ में प्रवेश पत्र जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेगा। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर एक से अधिक चरणों में एग्जाम होती है तो नियुक्ति की अयोग्यताएं ये सारी इसमें दी गई है। 2 से 2 अधिक संतान होने पर सारी चीज है। पुनर्विवाह किया गया है, विधि विरुद्ध नहीं है पुनर्विवाह, तो वो भी इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के लिए कौन कौन सी चीजें हैं वो हम देख सकते हैं। साथ में आपको एक चीज है, फोटोग्राफ हस्ताक्षर के कुछ नमूने हैं। बताया गया है कि भाई थोड़ी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो खिंचवाते समय धूप का या काला चश्मा जो हम लगाते हैं, केवल आंखों का आप लगा सकते हो, वो एप्लीकेबल है, लेकिन ब्लैक चश्मा नहीं होना चाहिए। फोटो JPG मोड में होनी चाहिए, साइज 3.5 से 4.5 cm होनी चाहिए और फोटो की JPG न्यूनतम 240 से 320, अधिकतम से 480 से 640 होनी चाहिए। फोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र उपस्थिति पर लगे फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया दिया जाएगा। ऐसे ही हस्ताक्षर के भी कुछ प्रारूप इसमें बनाए गए हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं परीक्षा की जो विशेष टिप्पणी है कि भाई कौन कौन सी शाही का प्रयोग होगा, ये सारी चीजें हैं। OTR से संबंधित हमने बात कर ही ली। संशोधन की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, तो आप फॉरम को बड़े अच्छे से पढ़े।
अब बात करते हैं इसमें जो भाई क्राइटेरिया है वो 40% कर दिया है। कितना कर दिया है? 40%। ST SC के लिए 35% है, ध्यान रखना। शिथिलता है 5% की। कितने प्रतिशत की शिथिलता है? 5% की शिथिलता है ST SC के लिए। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो समान पात्रता परीक्षा के हेतु परीक्षा की स्कीम क्या है? प्रश्न होंगे 150, अंक होंगे 300, समय होगा 3 घंटे। ये तो होगा। सिलेबस में बताया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यानी बजट पढ़ लेना, ठीक ठाक हो जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं। नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। बहुत बड़ी बात है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होना, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विशेष बल के साथ राजस्थान, भारत का इतिहास, इसमें टॉपिक है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की, ये पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हो राजस्थान का। मैं यहाँ पढ़ूंगा, टाइम लगेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। इंग्लिश का सिलेबस बड़ा अच्छा है, आपको निश्चिंत रहें, पूरा सिलेबस करवा देंगे इंग्लिश का। अब बात करते हैं कि साहब कुल मिलाकर क्या जूनियर अकाउंटेंट की वापस आएगी क्या? बिल्कुल आएगी साहब। हाँ, हेमू वर्मा जी नेगेटिव मार्किंग है। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड, आप पूछना चाहते हो कि भाई हमें इस भर्ती में कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, वो आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपका अगर कोई क्वेश्चन है इस भर्ती को लेकर, CET को लेकर, एग्जाम आपको पता है ही, एग्जाम डेट दी हुई है। इन सारी चीज़ों में आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि तैयारी बड़े अच्छे से करनी है। इसका जो सिलेबस है ना भाई, RAS से भी लेंथ सिलेबस है, ये मान के चलो, यह उसके समकक्ष सिलेबस है। नेगेटिव मार्किंग और कर दी तो 40% लाना बहुत बड़ी बात है, 40% भी लाना बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ आप नोटिस कीजिए, आपको पढ़ाई बड़े अच्छे से करनी है, कहीं किसी की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है भाई इसमें क्या और चीज़ है, क्वालिफिकेशन पता ही है, ग्रेजुएशन है, एग्ज़ाम डेट पहले से ही निर्धारित है इसकी, 10% से अधिक गोले अगर खाली छोड़ दिए तो आपका आयोग घोषित कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ों की हम परिचर्चाएं पहले कर चुके हैं, क्योंकि CET में ये प्रावधान नहीं, लगभग प्रत्येक भर्ती में ये प्रावधान दिए गए थे। तो आपको अगर क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये मुख्य बातें हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों की जो प्लानिंग है CET को लेकर वो कौन कौन सी है। एक तो इंग्लिश जो विषय है, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं रहा, जिसके लिए आपको भाई इसकी थ्योरी पढ़नी चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं कि इंग्लिश का होम डिस्ट्रिक्ट या अलग, सेंटर का कहाँ आएगा। देखिए हेमू वर्मा जी, हम अभी सेंटर के बारे में कह नहीं सकते कि होम डिस्ट्रिक्ट देंगे या कैसे देंगे, जैसे बोर्ड को सुविधाजनक लगता है वैसे सेंटर वो अलॉट करेगा। तो इंग्लिश में MCQs की क्लास चलेगी, साथ में राजस्थान GK की भी MCQs की क्लास चलेगी, इंडिया GK की जो है उसकी भी MCQ क्लास चलेगी, इंडिया GK। और करंट अफेयर जो है आपको मैं बता देता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा, इसको आपको प्रत्येक पार्ट को, आर्थिक समीक्षा को मंडे से पढ़ाया जाएगा। मंडे से आपको आर्थिक समीक्षा पढ़ाई जाएगी और जितनी भी आर्थिक समीक्षा के दृष्टिकोण है वो सब कुछ आपको समझाया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना भाई, क्योंकि ये सारी सुविधाएं आपको गवर्नमेंट, देखिए अगस्त सितंबर में एग्जाम है, आपको पता है, वो सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है। तो अक्टूबर में जब एग्जाम है तो आपको ये भी पता होगा कि भाई एग्जाम के हमारे पास 1.5 से 2 महीने बचे हुए हैं।
और 1.5 से 2 महीने जो एग्जाम के बचे हुए हैं उसमें आप तैयारी किस तरीके से करें। आप पूरा कोर्स तो कवर ही नहीं कर सकते। आपको 40% लाना है तो जितने MCQs आप निकाल सकते हो उतने MCQs आपको निकालने चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है MCQs निकालो। जितने भी MCQs बुक्स आपको मिलती है आप वो सारी MCQs बुक्स को निकाल सकते हो। आपको इकोनॉमिक सर्वे की MCQs बुक्स जो है लोकेश चौधरी 15/6/2007 है सर जी, मैं CET दे सकता हूँ क्या? तो आपकी एज 2007 के अकॉर्डिंग 18 साल हो रही है क्या? आप तो ये चेक कर लो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप हैं तो आप एप्लीकेबल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज का क्राइटेरिया जो है वो यह दे ही रखा है पहले से, मैक्सिमम 40 और मिनिमम 18। हर्षिता अग्रवाल नमस्ते जी। मिस्टर शक्ति बना जी, शक्ति जी पाली से नमस्कार सर। नमस्कार। सितंबर में, हाँ सितंबर में, माफ़ी चाहूँगा मैंने अक्टूबर बोल दिया, सितंबर। तो 1 महीना बचा हुआ है। अब 1 महीने में काफ़ी बच्चे क्या डाइवर्ट होते हैं देखो, और बहुत सारे लोगों का काम होता है डाइवर्ट करना कि ऑफलाइन कोचिंग पढ़ो, ये करो। ऑफलाइन कहाँ पढ़ सकते हो भाई, ऑफलाइन में आप कवर ही नहीं कर पाओगे। 1 महीने में CET का या RS से ज़्यादा तो कोर्स दे दिया। तो इसकी बजाय प्रत्येक टॉपिक को आप MCQs क्लासेज जो होती है उनको आप रेगुलर फॉलो करो, और कंटेंट जो होता है उसको टॉपिक वाइज निकालते रहो। कंटेंट को आप टॉपिक वाइज निकालोगे, आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और एक टॉपिक को 1 से अधिक बार जैसे ही आपने पढ़ा उससे रिलेटेड या बाहर कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। आपको 40% लाने हैं अगर CET क्लियर करनी है तो। सीधी बात यह है कि अभी आप उस एरिया में नहीं कि भाई हमें तो टॉपर ही बनना है। टॉपर बनने के लिए आप मेन एग्जाम में बनिए, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका, केवल पात्रता परीक्षा है, तो इसको आपको कवर करनी है। और कवर करने के लिए आपको एक बेस्ट तरीका होना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे लोगों की भरमार लग जाएगी कि नहीं आप ये काम कर लो, आप ये बुक्स पढ़ लो। कुछ नहीं है, आप MCQs की जितनी भी किताबें आप वो पढ़ लीजिए। अब वो कन्हैया जी अपन देखो कह नहीं सकते, हाँ ये आप सही कह रहे हो कि इसमें छूट विकलांग को 5% नहीं दी जो देनी चाहिए थी, ये आपका एकदम बिल्कुल ठीक बात है। हाँ नोटिफिकेशन बहुत जल्दी बाजी में है, और इनको पहले बताना चाहिए बहुत सारी बातों को। इन्होंने पहले बहुत सारी बातें क्लियर नहीं की कि साहब नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति बढ़ जाती है। बिल्कुल क्लास मैं ही लूँगा, इंग्लिश की आपको बेस्ट करवा देंगे प्रिपरेशन, क्योंकि MGSS वाले जो तैयारी कर रहे हैं टीचर लोग, उनकी भी अपन तैयारी करवाएंगे। तो मंडे से इंग्लिश की आपको क्लास लगा देंगे, निश्चिंत रहे। MCQs की क्लासेज रोज चल रही है भाई, आप आराम से रोज क्लासेज देखें। मुझे तो 35% चाहिए सर। हाँ बिल्कुल आपको 35% चाहिए, लेकिन 35% के लिए भी अभी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। कारण यह है कि नेगेटिव होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हम जब क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, 300 मार्किंग है, हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसलिए आपको मेहनत करने की तो देखो आवश्यकता है, और मेहनत के लिए सीधी बात यही है। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, MCQ जो चीजें हैं ना उनको फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही चैनल से पढ़ो, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहता हूँ कभी भी। बट MCQs आप कहीं से भी पढ़ो, जितनी पढ़ सकते हो MCQs निकालो। आप MCQs जो बुक्स हैं, गाइड हैं, आप उनको भी निकाल सकते हो। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अभी अपने चैनल पर सर की जो वीडियोज है वो अपलोड हो ही रही है, मुकेश सर की, आपको पता होगा। तो आप आराम से वो ज्योग्राफी